हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है अगर हमें रॉ मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 31,20,000 की, वेजेस दे रखी है 18,72,000 की, ओवरहेड दे रखे हैं 7,44,000 के, मगर इसमें इंक्लूडिंग है डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी 1,20,000 की। तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 57,36,000 की। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें प्रॉफिट अगर ऐड करा हमने 12,64,000 का तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस 70 लैक्स। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। इन्वेंट्री नॉर्म्स, रॉ मटेरियल दे रखा है 2 मंथ्स का, WIP दे रखी 3 वीक्स की, फिनिश गुड्स दे रखा है 1 महीने का। सेकंड पॉइंट कह रहा है 50% ऑफ द सेल्स फॉर कैश फॉर द रिमेनिंग 2 वीक्स क्रेडिट इज नॉर्मल। कंपनी एंजॉयज 4 वीक्स क्रेडिट फैसिलिटीज 30% परचेजेस। उसके बाद लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड overheads is 1 month. Cash is to be held to 1 month extent of 50% of current liabilities. There is a regular production and sales cycle and wages and overheads accrue evenly. Material is introduced in the beginning of the production cycle. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये हम हेडिंग डालेंगे, इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, अमाउंट और ये पार्टिकुलर्स लिखने के लिए हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम पॉइंट डालते हैं, ए पॉइंट निकालेंगे जिसमें होगा करंट एसेट्स। सबसे पहले हम निकालेंगे करंट एसेट्स। तो जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दे रखे हैं स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या, इन्वेंट्री नॉर्म्स। पहले हम इन्वेंट्री निकालेंगे यानी कि स्टॉक निकालेंगे। बात करते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक की, जो कि रह रहा है 2 मंथ्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल है कितने का, 31,20,000 का, जो कि उसका स्टोरेज पीरियड है 2 महीने का। तो 31,20,000 का 2 मंथ निकाल देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अमाउंट थी इसकी रॉ मटेरियल की 31,20,000। 31,20,000 का 2 मंथ्स के बेस पे निकाल दें तो हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक आ जाएगा। तो 31,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, ये अमाउंट आ गई हमारी 5,20,000। ठीक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकल आया। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि है 3 वीक्स। वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है जो कि है 3 वीक्स। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है, हम लेते हैं, लास्ट वीडियो मैंने समझाया भी था आपको, वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीजें लेंगे, रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल लेंगे और लेबर लेंगे और ओवरहेड्स लेंगे। रॉ मटेरियल हमारा 100% से लिया जाता है, बाकी के जो फैक्ट्री एक्सपेंस होते हैं 50-50% से लिए जाते हैं। देखिए सेकंड हमारा आ गया वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल 100% से ही लिया जाता है। रॉ मटेरियल वही 31,20,000 का था, लेकिन इसमें टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 3 वीक्स। 3 वीक्स का मतलब एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52, तो 3 वीक्स ऐसे निकला। अच्छा ये 100% से लिया था, इसमें कोई परसेंटेज तो लगेगी नहीं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है, 31,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 52। 31,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 52, ये बना हमारा 1,80,000 100% लेने पर। नेक्स्ट है वेजेस।
वेजेस दे रखी है 18,72,000, मगर वर्क इन प्रोग्रेस का टाइम पीरियड कितना है 3 वीक्स। ले लेते हैं 18,72,000, तो किसका, लेबर का 18,72,000 का, फिर वही 3 वीक्स, तो 18,72,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 52, ये बनी हमारी 1,08,000। लेकिन रुको, इसमें हम क्या करना है 50% लेना है, ठीक है। मटेरियल तो 100% से लिया जाता है, लेकिन जो लेबर होती है वो हम लेते हैं 50% से, तो इंटू 0.5 ये बना 54,000, ठीक है। अब हम लेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में एक चीज नहीं दे रखी है, क्या, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दे रखा है इसमें 1,20,000, यानी ये जो अमाउंट दे रखी है ओवरहेड्स की, इसमें 1,20,000 का डेप्रिसिएशन जो है इंक्लूड है। तो डेप्रिसिएशन जो है एक नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए हम इसको जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हैं तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे रखी है इसको हम माइनस कर देंगे इस अमाउंट में से, 7,44,000 में से। तो ओवरहेड्स कितना बचेगा, देखिए ओवरहेड्स दे रखे हैं 7,44,000, लेकिन हमें इसमें से क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है। इसका हमें 3 वीक्स लेना है और उसका भी कितना 50%। आई होप आपको ये समझ में आया हो ये पॉइंट। 7,44,000 की अमाउंट दे रखी है ओवरहेड्स की, मगर हम इसमें डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट इंक्लूड थी, जो शामिल थी, वो हम इसमें से माइनस करेंगे। 3 वीक्स टाइम है प्रोडक्शन का और 50% अमाउंट लेंगे। तो 7,44,000 माइनस 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 52 इंटू 0.5, यानी कि बना हमारा 18,000, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस टोटल को ऐड कर देंगे। इसका टोटल आया 2,52,000 रुपए। तो ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक भी कैलकुलेट हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं, फिनिश गुड्स स्टॉक, जो कि रहता है 1 महीने। और आपको मालूम है फिनिश गुड्स स्टॉक हम किस पे लेते हैं, टोटल कॉस्ट। बस आप याद रखिए कि टोटल कॉस्ट में आपको जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ये आपको माइनस करनी होगी। देखिए टोटल कॉस्ट है कितनी, 57,36,000। 57,36,000 हमें निकालना है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। $57,36,000, इसमें से हमें माइनस करना है 1,20,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। और उसका लेना है हमें 1 मंथ, ठीक। देखिए 57,36,000 में से 1,20,000 गया तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 56,16,000। डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो ये हमारा बन गया 4,68,000 का फिनिश गुड्स स्टॉक, ठीक है। अब देखिएगा हमारा ये जो पहला पॉइंट था ये क्लियर हो गया। हमने तीनों के तरीके के जो स्टॉक थे वो कैलकुलेट कर लिए हैं, और जो स्टॉक होता है वो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 50% ऑफ सेल्स फॉर कैश फॉर द रिमेनिंग 2 वीक्स क्रेडिट इज नॉर्मल। अब बात कर रहे हैं सेल्स की, और सेल्स से हमें मालूम है क्या निकलते हैं, डेटर्स। बस ध्यान रखना है कि जो सेल्स है 50% कैश है, तो जब 50% कैश है तो क्रेडिट हुई 50%, तो डेटर्स बनेंगे वो बनेंगे 50% पर। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 70 लाख, लेकिन हमें किस पे निकालना है, हमें डेटर्स निकालने हैं एट कॉस्ट। और नोट डालना होगा क्या कि हमने जो डेटर्स कैलकुलेट किए हैं वो एट कॉस्ट पे किए हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा हो गया डेटर्स का। डेटर्स हमें कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वैसे ही जैसे कि हमने अभी फिनिश गुड्स में निकाली थी। 57 लाख
36,000 माइनस 1,20,000, कितने महीना की टाइम पीरियड है इसका? रिमेनिंग 2 वीक्स क्रेडिट इज नॉर्मल। देखिए ये 57,36,000 में से 1,20 माइनस करेंगे, टोटल कॉस्ट हो गई, मगर उसका 50% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 50% ही हमारी क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि जो डेटर्स हमारे क्रिएट होते हैं वो होते हैं क्रेडिट सेल्स पे, ना कि कैश सेल्स पे। तो कैश सेल्स का मतलब ही नहीं है। अच्छा, उसका भी कितना? 2 वीक्स, यानी कि 2/52, 2 वीक्स है, 2 वीक्स क्रेडिट इज नॉर्मल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 57,36,000 माइनस 1,20,000 इंटू 0.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 52, तो ये हमारी अमाउंट आ गई 1,08,000। ये हमारे आ गए डेटर्स, जो कि करंट एसेट्स का ही पार्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट भी हमारे बच्चों क्लियर हो गया। कंपनी एंजॉयज 4 वीक्स क्रेडिट फैसिलिटीज ऑन 30% ऑफ परचेजेस। जब बात परचेजेस की आती है तो हम समझ जाते हैं क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो क्रेडिट फैसिलिटीज मिल रही है परचेजेस पे, तो ये क्रेडिटर्स की बात हो रही है। तो क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटीज का पार्ट होते हैं, तो हम करंट एसेट में तो लेंगे नहीं, तो इसलिए इस पॉइंट को अभी स्किप करते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस ओवरहेड्स इज 1 मंथ, यानी ये भी हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, और आउटस्टैंडिंग खर्चे हमारे किस में जाते हैं? करंट लायबिलिटीज में। कैश इज टू बी हेल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ करंट लायबिलिटीज, यानी हमें कैश मेंटेन करके रखनी है 50% ऑफ करंट लायबिलिटीज। जो भी करंट लायबिलिटीज आएगी उसका 50%। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारा क्या होता है? करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है। तो 5th पॉइंट होगा हमारा इसमें कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस हमें लेना है कितना? कैश बैलेंस लेना है हमें 50% ऑफ करंट लायबिलिटीज, लेकिन हमें करंट लायबिलिटीज अभी पता नहीं है, तो अभी इस पॉइंट को स्किप करते हुए हम नेक्स्ट निकालते हैं बी पॉइंट, करंट लायबिलिटीज का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे हम करंट लायबिलिटीज का। ठीक, अब करंट लायबिलिटीज की बात करें अगर हम बच्चों, तो करंट लायबिलिटीज के लिए हमने कौन सा पॉइंट छोड़ा था? ये वाला, थर्ड वाला। पहला दूसरा तो हो चुका था, क्योंकि ये करंट एसेट्स के पार्ट थे। कंपनी एंजॉयज 4 वीक्स क्रेडिट फैसिलिटीज ऑन 30% ऑफ परचेजेस। क्रेडिट फैसिलिटी 30% पर है, यानी कि अगर रॉ मटेरियल हम 31,20,000 का परचेज कर रहे हैं, तो 30% कैसा है? ऑफ परचेजेस 30% कैसा है? क्रेडिट बेस पर है। तो बाकी का क्या है? 70% कैश बेस पर है, यानी कैश पेमेंट 70% हमने इसका हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया। बाकी का बचा 30%, वो हमने कैसे किया? वो हमने क्रेडिट कर लिया, यानी कि उसका हम पेमेंट करेंगे बाद में। तो क्रेडिटर्स हमारे क्रिएट होंगे 30% ऑफ परचेजेस। 4 वीक्स की इसमें टाइम पीरियड दे रखी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। तो देखिए क्रेडिटर्स के लिए हमें रॉ मटेरियल देखनी कितनी परचेज करी थी इन्होंने। रॉ मटेरियल उन्होंने परचेज करी थी 31,20,000, ठीक है। और 31,20,000 में भी ये कह रहे हैं 30% क्रेडिट फैसिलिटी है, तो यानी कि हमारा जो क्रेडिट परचेज बनेगी वो 30% बनेगी इसका, तो बाकी का 70% क्या है? कैश बेस है। तो 31,20,000 का हम निकालेंगे 30% क्रेडिट, तभी तो ये बनी हमारी क्या? तभी तो हमारी क्रेडिटर क्रिएट होंगे। उसके बाद टाइम पीरियड है इसका 3 वीक्स, नहीं 4 वीक्स। इसका टाइम पीरियड दे रखा हमें 4 वीक्स, तो 4 वीक्स निकाल देंगे, तो 4 ये हो जाएगा बच्चों हमारा 52। तो 31,20,000 का 30% और 4 वीक्स, ये बना हमारा 72,000, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसके बाद? ये वाला पॉइंट तो सारे क्लियर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथे वाले में देखिए क्या करना है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड इज 1 मंथ। तो वेजेस और ओवरहेड्स की बात कर रहा है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, वो भी कितनी? 1 मंथ की। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस और फिर लेंगे ओवरहेड्स। तो बात करते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस।
सेकंड पॉइंट बना हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस दे रखी हमें 18,72,000 की। उसका भी कितना 1 मंथ, तो हमारा क्या हो गया आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो 18,72,000 का 1 मंथ, ये बना हमारा 1,56,000। ठीक, उसके बाद देखिएगा थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स में याद रखना जो अमाउंट दे रखी है 7,44,000, इसमें से हम माइनस करेंगे बच्चों 1,20,000 किसका डेप्रिसिएशन वाला, और उसका लेंगे हम 1 महीने का आउटस्टैंडिंग पीरियड। तो 7,44,000 माइनस 1,20,000 डिवाइड बाई 12, ये बना हमारा 52,000। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। फोर्थ पॉइंट, अब हम बात करते हैं कैश इज टू बी हेल्ड टू द एक्सटेंट। अब कैश की बात कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो करंट लायबिलिटीज थी वो भी पूरी हो चुकी है। तो अब हम इसका टोटल मार दें, टोटल करंट लायबिलिटीज यानी टोटल ऑफ बी 72,000 प्लस 1,56,000 प्लस 52,000, ये बना हमारा 2,80,000 का। अब ऐसे ही हमें निकालना है क्या कैश बैलेंस जो कि था करंट लायबिलिटीज का, और करंट लायबिलिटीज अब हमारी कैलकुलेट हो चुकी है 2,80,000। इसका हम लेंगे कितना परसेंट टू द एक्सटेंट ऑफ, कितना क्या रखा था उन्होंने 50%, ये दे रखा है 50% कैलकुलेट करना है हमें कैश बैलेंस टोटल करंट लायबिलिटीज का। और टोटल करंट लायबिलिटीज हमारी आ गई 2,80,000 का 50% यानी कि 1,40,000। ठीक है, अब हम टोटल मार सकते हैं। अब हमारी सारी की सारी करंट एसेट्स भी आ गई, सारी की सारी करंट लायबिलिटीज भी आ गई। तो पहले इसका टोटल मार देते हैं, टोटल करंट एसेट्स 5,20,000, 2,52,000 प्लस 4,68,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,40,000, ये हमारा बन गया 14,88,000। अब हमें निकालनी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टोटल एसेट्स में से हम माइनस कर दें अगर टोटल करंट लायबिलिटीज, तो हमारी क्या आ जाएगी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। 2,80,000 माइनस कर दिया 14,88,000 में से, तो हमारा बन गया 12,08,000 हमारी करंट लायबिलिटीज बन गई। सॉरी, हमारी ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट हो गई। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बनाता रहूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।